बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च सिनॉप्सिस। लेक्चर नंबर 2 के भी मेरे ख्याल में पार्ट्स थे, लेक्चर 3 के भी मैंने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया था। काफ़ी सारी चीज़ें हमने छोटी-छोटी थी जो कवर की हैं। अब हम कुछ ये जिसका प्रैक्टिकल मैंने वर्ड आपके साथ यूज़ किया था, तो ये उसी का एक हिस्सा है। तो अगर हम बात करें जो हमने वेटेज रखी थी क्लास टास्क की, उसके हवाले से, तो ये हमारा सेकंड है। तो इस लेक्चर के लास्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो ये मे बी जब 4-5 हो जाएंगे तो शायद मैं एक रार फाइल में आप लोगों से कर लूँ ईमेल में, या क्योंकि चांसेस अब कल 4th है आई गेस, परसों, आज संडे के बाद मेरे ख्याल है मंडे को ही है मीटिंग जिसमें ये फाइनल अब होगा। तो आई डोंट थिंक सो कि हमारा मिड एग्जाम के बाद ओपन हो। तो दूसरा प्रेजेंटेशंस के हवाले से भी मैं कल के वो जो मंडे के डिसीजन के बाद से उस पे भी एक वीडियो आपसे शेयर करूंगा कि हमने उसको किस तरह से करना है, जो हमारा टर्म प्रोजेक्ट, सेमेस्टर प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन जिसे हम कहेंगे। तो ये क्लास टास्क आज का होगा जो कि इसके एंड में मैं ऐड अप करूंगा। आज हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च साइनॉप्सिस की। सो बेसिकली अगर आप वर्ड से देखें, अगर रिसर्च साइनॉप्सिस को आप इस वक्त छोड़ दें, रिसर्च प्रपोजल का वर्ड यूज करें अगर आप, तो बेसिकली हम बेसिकली एक चीज प्रपोज कर रहे होते हैं। तो इन टेक्निकल वर्ड्स दिस इज नथिंग बट, अगर हम रिसर्च प्रपोजल की बात करें तो दैट इज नथिंग बट लिटिल सा हम कहेंगे डॉक्यूमेंट है हमारे पास, छोटा सा हमारे पास एक राइटिंग है। तो ये राइटिंग किस लिए होती है, किस लिए हम करते हैं? तो बेसिकली ये हम एक रिसर्च को प्रपोज कर रहे होते हैं कि एक रिसर्च है जिसे हम प्रपोज करें कि ये काम है और ये हम करना चाहते हैं। इसके डिफरेंट किस्म के हैं रीजंस के हम क्यों करते हैं। तो उसके पर्पस जो है हमारे पास वो क्या है कि फर्स्ट थिंग कि हम कम्युनिकेट करें कि हमारे रिसर्च की ये वैल्यू है, मतलब हम ये काम करना चाह रहे हैं, वर्थ हमारे रिसर्च की ये है। अच्छा, अगर इसको इसको मैं जनरल टर्म में बोलूं तो जो रिसर्च सिनॉप्सिस को, तो खैर मैं प्रपोजल का वर्ड यूज करता हूँ, प्रपोजल इज मोर जनरल वर्ड। सिनॉप्सिस उसी की एक स्पेसिफिक फॉर्म है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो रिसर्च प्रपोजल में बेसिकली हम इसको मैं अगर इस एक एक टर्म बोलूं, डिफेंड करना, हम अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं हर लिहाज से कि हमने जो काम करना है वो काम क्या है, कैसे है, क्यों कर रहे हैं, क्या उसकी वर्थ है, क्या उसमें रिक्वायरमेंट होगी हमारी, और क्या हमारे गोल्स फुलफिल होंगे, क्या उसकी आउटपुट होगी, क्या उसकी यूजफुलनेस होगी। इसमें बहुत सारी चीजें हम शॉर्टली कवर कर रहे होते हैं। बेसिकली हम अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं कि हमने जो चीज लिखी है वो क्यों लिखी है, क्या उसका फायदा है। तो अगर हम इसकी जो यूजफुलनेस में अगर बात करें तो ये दो तरह से होती है। एक तो रिसर्च प्रपोजल नॉर्मली जो बनता है वो फंडिंग एजेंसीज के लिए होता है, जिस तरह एक इदारा है आईसीटी के नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ये आईटी की डोमेन में इस्लामाबाद में इसका है, सेटअप भी है, इनका काफी पुराना सेटअप है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यहाँ से फंडिंग लेती हैं, जिसमें जिसमें एक तो चीज अगर मैं कहूँ तो वो तो ऑल पब्लिक टू ऑल है।
कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर रिसर्च करवाना चाह रहा है, दिस रिसर्च मे बी फॉर थीसिस, तो वो एक प्रेजेंटेशन तैयार करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा. रिपोर्ट इज प्रपोजल एंड प्रेजेंटेशन इज टू प्रेजेंट योर प्रपोजल. तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो उनको देगा और साथ रिसर्च प्रपोजल देगा उनको और प्रेजेंट करेगा उनके सामने. अगर वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगा कि भाई उस लेवल का काम ये कर रहा है, इसकी जो रिसर्च है वो वर्थ कर रही है, तो वो फंडिंग अप्रूव हो जाएगी, वो फंडिंग देते हैं. मेनली ITU के नाम से जो यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत सारी फंडिंग वहां से भी हो रही है. केस इस्लामाबाद है, वहां पर भी ऐसा सिलसिला है. और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है कॉमसेट्स भी फंडिंग ले रही है, नेस्ट भी ले रही है. इसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि काम करती हैं. तो रिसर्च प्रपोजल बेसिकली एक हमने प्रोजेक्ट या थीसिस के लिए फंड लेने के लिए बनाना है, और आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगला इदारा जो है वो फंड तभी देगा जब उस प्रोजेक्ट में कुछ जान होगी, कुछ वर्थ होगी उस प्रोजेक्ट की. तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है रिसर्च प्रपोजल ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपनी टर्म्स में. इन टर्म्स के अगर हम रिसर्च की बात करें, इसकी एप्लीकेशन की बात करें, तो इस लिहाज से जो एप्लीकेशन है फर्दर, जैसे अगर हम बात करते हैं मार्केट की बात करें, बिजनेस पर्सपेक्टिव्स की बात करें, तो ये डिफरेंट मल्टी फॉर्म में एक वर्थ रखनी चाहिए. तो दूसरी चीज ये कि रिसर्च सिनॉप्सिस का वर्ड नॉर्मली जो यूज होता है वो होता है कि जिस तरह यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स हैं, बैचलर्स भी कह लें, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की बात अगर हम करें, तो सिनॉप्सिस, रिसर्च सिनॉप्सिस जो है ना वो मोस्टली जिस तरह अगर आप लोगों के बैच में भी जब आप लोग जाएंगे सेकंड में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे सिनॉप्सिस लिया जाएगा. जब जब आपकी फील्ड डिसाइड हो जाएगी ना, रिसर्च फील्ड सुपरवाइजर डिसाइड हो जाएगा, तो फिर आपने एक रिसर्च प्रपोजल करना होगा, बनाना होगा. जो जो लोग थीसिस में जाएंगे वो प्रपोजल बना के उन्होंने सुपरवाइजर को सेटिस्फाई करना होगा कि भाई दिस इज वर्क एंड दिस इज द वर्क आई कैन डू, और व्हाई आई कैन डू, हाउ आई कैन डू, and how what is the worth of this work, how it contributes in the current state of the art research. तो इस के अलावा भी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो लेती हैं टाइटल डिफेंस प्रेजेंटेशन. वो हमारे यहाँ पर भी अभी स्टार्ट नहीं हुई, खैर ऑनलाइन जब सिस्टम जरा प्रॉपर हो जाए तो हम इस साल प्लान है आपके बैच में या शायद नेक्स्ट बैच में वो भी स्टार्ट करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल के साथ अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन भी देनी हो कि जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज इसको जो है वो प्रेजेंटेशंस लेती हैं. टाइटल डिफेंस प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन प्रपोजल के साथ ही होती है कि उसको प्रेजेंट करना, उसमें प्रिकॉशनिंग होती है कि यही जो प्रपोजल में आपने जस्टिफाई किए पॉइंट्स उन्हीं को प्रेजेंट करना और उसी पे क्वेश्चंस होना, और उसको आप लोगों ने अप्रूव करवाना, कि मतलब आप लोगों ने उसको डिफेंड करना. बेसिकली डिफेंड का वर्ड ये है कि जब सवालात उठेंगे, उस पर क्वेश्चंस उठेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होगा, इसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये रिक्वायरमेंट आप कैसे पूरी करेंगे, ये सारी चीज़ें फ्यूचर हैं. इसमें सारा जो इसमें खेल है ना वो फ्यूचर में ही है. दिस विल हैपन, दिस विल डू, दिस विल बी कलेक्टेड, दिस विल बी डन, एंड दिस इज दिस. हाँ, इसमें एक चीज़ लिटरेचर का पार्ट होता है कि प्रीवियस गैप ढूंढना, वो चीज़ एक पास्ट है, रेफरेंसेस जो है वो पास्ट है, लेकिन बाकी चीज़ जो इसमें है वो इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर कि हम क्या करना चाह रहे हैं. और ज़्यादा इसमें फोकस प्रीवियस पे नहीं होता, ज़्यादा इसमें फ्यूचर पे फोकस होता है कि क्या ये काम प्रैक्टिकल है, क्या ये काम पॉसिबल है, क्या ये काम वर्थ रखता है, क्या ये काम लेटेस्ट है, क्या ये काम मार्केट वाइज ओके है. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो हम इस लेक्चर में ज़्यादा फोकस जो है ना वो प्रपोजल, अच्छा ये मेनली सेम है काफ़ी हद तक,
लेकिन हम जो फोकस करेंगे ना वो सिनॉप्सिस पे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप लोगों ने जो मास्टर्स और पीएचडी आगे करना भी चाह रहे हैं तो उनको एक सिनॉप्सिस राइट करना आ जाए। सो हम यहाँ पर जो है मेनली जो काम करेंगे वो सिनॉप्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब कुछ थोड़ी सी हम बात कर लें तो हम टिप्स कुछ देख लेते हैं जो कि पॉइंट्स हैं हमें देखने हैं कि सिनॉप्सिस जो है वो आउटलुक में कैसा होना चाहिए। शुड बी प्रिसाइज, मीन्स के कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती, वेरी शॉर्ट आप बुलेट्स में या पॉइंट्स में लिख के। मैं सैंपल भी शेयर करूंगा इस लेक्चर के साथ आप लोगों को, ताकि एक आइडिया हो जाए। एक जनरल सैंपल और एक जो है सैंपल ये अपना भी इसी यूनिवर्सिटी का भी एक शेयर कर दूंगा। तो एक चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है, मे बी मेरे आगे माइंड में ना रहे आपको बताना, कि अगर आप लोगों को एक्टिविटी दी जाए और आप लोगों ने वर्क करना हो, सिनॉप्सिस लिखना हो, तो जो माइनर डिटेल्स हैं उसमें बहुत सारी क्वेश्चनिंग करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने फॉन्ट साइज या कुछ चीजें यहाँ मेंशन की हुई हैं, तो उसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा एक हाई फाई होके, जिसे कहते हैं ना बारीक बीनी से लो लेवल पर, मशीन लेवल जिसे हम कहते हैं, मशीन लर्निंग, सॉरी मशीन लर्निंग नहीं, मशीन कोड की हम जो बात करते हैं, वो उस लेवल पे आप लोगों ने नहीं जाना। आप लोगों ने जरा हाई लेवल पर ही जाना है, क्योंकि इसमें मे बी कुछ यूनिवर्सिटी वेरी करे, कुछ फॉर्मेट वेरी करे, तो आप लोगों ने 19-20 अगर हो भी जाए तो वो इट विल बी एक्सेप्टेबल। कि अगर आप उसमें थोड़ा बहुत अगर ऊंच नीच भी कर लेते हैं फॉन्ट में, हेडिंग के, वो हेडिंग की जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी ऊंचा नीचा कर लेते हैं, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी वेरी करता है। मैं भी आगे हेडिंग्स आएंगी तो उसमें आपसे शेयर भी कर लूंगा कि इसका सब्स्टिट्यूट भी अगर कोई पॉसिबल है तो, क्योंकि प्रेजेंटेशंस के हवाले से भी क्वेश्चनिंग इस तरह से हुई थी। तो इसमें यह है कि ये चेंज भी होता है थोड़ा बहुत, कि यूनिवर्सिटी में भी कहे कि आपने कॉलम्स में देना है, टेबल फॉर्म में बना के दें। यूनिवर्सिटी में भी कहे कि आप इसको इस फॉन्ट में दें, टाइम्स न्यू रोमन में ना दें, कैम्ब्रिया में दें, तो वो इस तरह की चीज़ें एक्सेप्टेबल है। कुछ जगह कुछ हेडिंग्स में भी डिफरेंस आ जाता है, कुछ जगह कुछ एक आध हेडिंग एक्स्ट्रा भी हो जाती है। तो दिस इज नॉट फॉर एमएस थीसिस या पीएचडी थीसिस कि आप लोग या 5 पीस के आप लोग कहें कि यूनिवर्सिटी का ये हार्ड फास्ट टेम्पलेट है। अगर आपने अपनी वो बनानी है क्लास एक्टिविटी, तो इसमें आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी का भी फॉलो कर रहे हो तो इट विल बी एक्सेप्टेबल, और फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फिर भी एक्सेप्टेबल है अगर कुछ आप इसमें कर लें, क्योंकि इतना हार्ड फास्ट नहीं है इसमें। ये यहाँ जो चीज़ है ना वो एक बुकिश चीज़ पढ़ाई जाएगी। बुकिश चीज़ मतलब एक जो बुक्स में एक तरीकाकार पब्लिश होता है कि इस तरह से होना चाहिए स्टैंडर्ड, तो बाकी इसमें मे बी 2 to 3 बुक्स अगर आप कंसल्ट करें तो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। अच्छा, हाँ, ये जो इसमें थर्ड सेंटेंस है ये बहुत वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर ये आप लोग सोच लेना जरा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप लोग सेव हो जाए। मीन्स अगर आप लोग बात करें एक रिसर्च प्रोजेक्ट की, थीसिस की, आप लोग इसमें लिख देते हैं कि हमने जिस तरह एक इमेज की अगर हम बात करें, तो अगर आप लोग लिखें कि इमेज एक्विजिशन एंड डिटेक्शन हम कर रहे हैं, उसमें ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो अगर आप एक्विजिशन का वर्ड यूज करेंगे तो एक्विजिशन में जो कैमरे की डिटेल्स आ जाएंगी सारी, हार्डवेयर की, किस तरह आपने किया और क्या यूज किया। तो अगर आप ये वर्ड यूज करेंगे तो आपको ये चीज उसमें लिस्ट डाउन करनी पड़ेगी। सो अगर तो आपने कुछ क्योंकि कभी कभार ना रिसर्च प्रपोजल से पहले स्टूडेंट्स ने कुछ काम किया होता है। मींस के लेट सपोज आप में से कोई एक आध स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वो किसी सुपरवाइजर के साथ हो जाए लिंक्ड, अटैच हो जाए कि भाई मैंने इसके साथ काम करना है, तो वो उनके साथ मीन वाइल 3 मंथ्स काम कर ले। जिस तरह नस्ट की एग्जांपल है कि एक पीएचडी स्टूडेंट नहीं नहीं एमएस स्टूडेंट था, ठीक है, वो
उसने डॉक्टर कमाल थे उनके साथ, उसने किया ये कि एमएस कोर्स पर कंप्लीट किया। हमारे यहाँ तो जरा शॉर्ट टाइम है ना, वहां पर ओपन होता है थीसिस का जितना टाइम लग गया 1 ईयर 2 ईयर, मैक्सिमम 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर अंदर वो किया जा सकता है। उसने तकरीबन 6 मंथ्स काम किया सुपरवाइजर के साथ। 70% गोल अचीव हुए तो फिर उसने सिनॉप्सिस लिखा, प्रपोजल लिया और उसको टाइटल प्रेजेंटेशन दी कि भी मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। बट इंटरनली अगर उस देखा जाए तो उसने अनऑफिशियली अप्रूव करवाए बगैर ही सुपरवाइजर के साथ 50 to 70% वर्क कर लिया था। उस केस में आप ये जो टर्म है ना अनअटेनेबल गोल्स, ये चीज आप लोग जो है ये चीज उस केस में आप लोग लिख सकते हैं कि जो गोल्स हैं वो आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि हमने 70% कर लिया, 30% चले हो ही जाएगा, चांसेस पॉसिबिलिटी यही है। तो फॉर दोज केसेस के जिसमें आपने काम स्टार्ट करना हो जीरो से, उसमें इट्स बेटर टू यूज जनरल टर्म्स रादर देन स्पेसिफिक या वेरी हाई फाई टर्म्स। कि अगर आपने 4 काम करने हैं तो आप उसे जर्नल यूज करें, जर्नल टर्म यूज करें। अच्छा, एक एग्जांपल है, अब एक रिसर्च हो रही थी, उसमें डेटा सेट मल्टीपल यूज करना था। तो उसमें ऑन मल्टीपल डेटा सेट्स की बजाय या मल्टी मॉडल डेटा सेट की बजाय उस रिसर्च में उस रोबस्ट सिस्टम का वर्ड उसमें आ गया। अब रोबस्ट से क्या हुआ कि सपोज आपने इन मल्टीपल डाटा सेट पे किया, मल्टी मॉडल डाटा सेट लेना था, आपको डाटा ही नहीं मिल सका, एक उस फॉर्म का दूसरे फॉर्म का डाटा ही नहीं मिला सपोज, तो आप फिर रोबस्टनेस को किसी और सेंस में ले सकते हैं कि हमने नॉइज पर काम कर लिया, नॉइज ज्यादा थी, हमने नॉइज को रिमूव किया। नॉइज को भी रिमूव करने का नाम रोबस्ट है, कि ये नॉइज पर रोबस्ट है। तो इट्स ये बात छोटी सी मैंने की है, इट मीन्स के आप लोग अगर वेरी स्पेसिफिक की बजाय जनरल टर्म का यूज करें ना, तो बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये छोटी सी चीज है, लेकिन कल को जिस तरह हमारे यहाँ अगर टॉपिक फॉर एमएस के केस में अगर टॉपिक्स अप्रूव हो जाए, वंस इन बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें डिफेंस करने होते हैं टॉपिक, आप स्टूडेंट से नहीं, लेकिन उसमें सुपरवाइजर्स और एक्सटर्नल्स होते हैं, डिस्कशन होती है टॉपिक्स पे, वहां अप्रूव हो जाए तो यहाँ टॉपिक चेंज नहीं होता। तो इट्स बेटर कि अगर आप लोगों ने गोल्स इसमें लिखने हैं कि डिलीवरेबल गोल्स, कि हमने क्या चीज अचीव करनी है, उसमें आप लोग वेरी हाई फाई ना ही लिखें, क्योंकि अगर तो लिखने से ज्यादा काम आपका हो गया तो इट्स वेल एंड गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्नल लिख लिया, और जर्नल में अगर आप लोग 4 किस्म के काम को एक जर्नल वर्ड में लिखते हैं, उसे स्पेसिफाई ना हो रहा कि ये 4 डोमेन्स है, उसमें से आप अगर 2 में काम कर सके, 3 में कर सके, तो दैट्स इट, प्रोवाइड योर ओरिजिनल वर्क। बहरहाल ये तो हम ओरिजिनल वर्क डिस्कस करेंगे, इसकी हेडिंग्स में कहाँ कहाँ वर्क्स हमने डिस्कस करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कट होने चाहिए। हाँ, अच्छा, एक चीज ये है कि टाइम पीरियड का जहाँ ताल्लुक आता है, वहां पर ये है कि 2-3 चीजें। एक तो चीज है कि इसमें तो नहीं, लेकिन जब आप ये चीज प्रेजेंट करते हैं ना, उसमें आप लोग टाइमलाइन देते हैं। नॉर्मली एक रिसर्च प्रोजेक्ट की टाइमलाइन डिफाइन होती है, मीन्स दैट आप लोग कहते हैं चलिए हम ये प्रोजेक्ट ये थीसिस 8 मंथ्स में करेंगे, तो आप लिखते हैं फर्स्ट 2 मंथ 60 डेज में हमने ये टास्क करना है, नेक्स्ट 30 डेज में हमने ये करना है, फिर नेक्स्ट 40 डेज में ये करना है, नेक्स्ट 10 डेज में ये करना है, नेक्स्ट 15 डेज में ये करना है, और नेक्स्ट जो है उसमें हमने ये इसको राइटिंग करनी है। फिर नेक्स्ट 15 डेज में हमने ये पेपर राइट करना है, इस तरह से। तो इस हवाले से ये कि आप लोगों ने इसमें काउंट करनी है सारी चीजें, मींस कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई हार्डवेयर परचेज करना है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि
टाइमलाइन की ना, तो टाइमलाइन के हवाले से अगर हम कहते हैं कि हमने अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ मटेरियल्स हमने लेना है, मंगवाना है, जिस तरह एक प्रोजेक्ट था जिसमें ब्लूटूथ ट्रेनर्स पे काम था, तो वो चाइना से मंगवानी थी। और एक प्रोजेक्ट रोबोटिक्स का था, उसमें कुछ हार्डवेयर था जो कि यूरोप से मंगवाना था, तो उसमें जो है ना प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अब वही पिछली स्लाइड फिर इसमें काउंट होगी। ये टिप्स हैं, ये टिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने किसी हार्ड रूल्स वाली जगह पे आप चले गए ना, तो वहां पर तो आपको सही इस पे पकड़ा जाएगा कि अगर आपने कोई आगे पीछे इसमें कुछ लिख दिया और बाद में क्वेश्चनिंग होगी, तो इसमें काफी सारा प्रॉब्लम्स बाद में बनते हैं। तो वो हार्डवेयर टाइम पे आएगा। अब आपने देखें, आपने लिखा है मैंने 8 मंथ्स में कंप्लीट करना है, वो हार्डवेयर आएगा 2 मंथ्स में मंगवाने के। तो ये आपने इसमें काउंट करना है कि भाई ये वर्क 8 मंथ्स का नहीं है, इसमें जो हमने इसको आप 8 to 10 लिख दें। और अगर आपने हार्डवेयर यूज करना है, उस हार्डवेयर का कुछ जर्नल लिख दें कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, वो चीज नहीं मिलती, तो आप जर्नल टाइम यूज करें। स्पेसिफिक उसकी कोई कोड वर्ड ना यूज करें कि आपने इसी प्रोसेसर पर काम किया है, इसी कंट्रोलर पे काम किया। तो आप उसे जनरल वर्ड्स में लिखें, ताकि रादर देन दैट आपको बाद में आपको चीज ना मिले तो आप उसके कंपनसेट सब्स्टिट्यूट भी हो कि आपने जो आपका गोल है वो इससे नहीं तो सेकंड ऑप्शन से फुलफिल हो जाए। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों ने ऐड करनी है। टाइमलाइन में ये है कि टाइमलाइन में आपको ये चीज देखनी है। हाँ, वन वन थिंग मोर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब आप लोग काम कर लेंगे तो जो डाटा कलेक्शन है ना, मटेरियल कलेक्शन, डाटा कलेक्शन, एक्वायरिंग, इस चीज को वर्थ नहीं दी जाती अनफॉर्चुनेटली। हालांकि देनी चाहिए कि अगर आपने कोई चीज कलेक्ट की है, आपने किसी कोई डाटा ले रहे हैं किसी हॉस्पिटल से, किसी बैंक से, उस पर काम करना चाह रहे हैं, कोई डाटा साइंस करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को उसमें 2 to 3 मंथ सपोज दरकार है वो एक्वायर करने में। तो आप लोगों को उसमें इसको इसको आप अपने अकाउंट में लेके आना है कि ये टाइमलाइन हमने करनी है, लेकिन मे बी आपको इसकी इतनी वर्थ ना दी जाए एंड में। ये जैसे इससे हट के पॉइंट है, लेकिन ये है कि आपको इसकी कई दफा वर्थ नहीं दी जाती। बट रादर देन दैट कि आप लोग ने अगर करना है तो ठीक है, फिर तो करना है। मतलब अगर आपने किसी खास स्पेसिफिक एप्लीकेशन में काम करना है, उसके लिए आपको डाटा चाहिए ही चाहिए, वो ठीक है, करना है। बस आप लोगों ने फिर उसमें टाइमलाइन का जो है ना वो जरा अच्छे तरीके से काउंट करना है कि फ्लेक्सिबल थोड़ा सा रखना है, ताकि बाद में प्रॉब्लमेटिक ना हो। अच्छा, इसके हवाले से मैंने पहले भी बात की है टिप्स की। जो फॉर्मेट है उसमें जो स्टैंडर्ड है ना, जो बुकिश वर्ड्स है उसमें यही लिखा जाता है कि टाइम्स रोमन में हो, 12 का फॉन्ट साइज हो, स्पेसिंग इसमें कितनी है, साइड कितनी है, और इसमें एक चीज और भी आ जाती है, लेफ्ट और राइट साइड। तो इस हवाले से मैंने ये बात पहले भी आपसे की है, दोबारा अगेन रिपीट करता हूँ कि फॉर यू पीपल इन क्लास टास्क जो आप लोग करेंगे, या फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई इस तरह की चीज हो, इसमें ये नहीं है कि आपने याद करना है कि भी 12 ही फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज में भी किसी यूनिवर्सिटी का 11.5 हो, तो इट्स फ्लेक्सिबल फॉर यू कि आपने इसमें कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आपने यही एग्जैक्ट फिक्स करना है। इसमें देखिए मार्जिन है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो वो चल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसकी मैं नेक्स्ट एक वीडियो में करता हूँ, ये फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी। कि नेक्स्ट इसकी जो हेडिंग्स है वो करेंगे, फिर हम क्लास टास्क डिस्कस करते हैं नेक्स्ट।